आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में एमवीए की बड़ी घोषणा की, एनडीए में तेज होते टकराव की, देखेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर विपक्ष के बड़े दांव को, बीजेपी और संघ की नाराजगी के बीच मोहन भागवत की योगी से मुलाकात को, जानेंगे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर मोदी के मंत्री के बड़े बयान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मोदी सरकार में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक, आकाश आनंद को नहीं दिया बैठक का न्योता, 23 जून को होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना के बेटे पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी का वही खास जो हो एक नंबर का बदमाश। सत्ता तक पहुंच के चलते किसी को अनुचित लाभ ना मिले, कांग्रेस ने अडानी का हवाला देकर मोदी पर छोड़े तीखे तीर। शेयर बाजार में कथित हेरफेर को लेकर टीएमसी ने बनाई 4 सदस्यीय टीम, सेबी प्रमुख से करेगी मुलाकात। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन बिखरने की कगार पर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन एमवीए मजबूत होता दिखाई दे रहा है। चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद एक बार फिर महाविकास अघाड़ी एकजुट दिखाई दे रहा है। शनिवार को गठबंधन में शामिल तीनों दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम घोषणा की है। तो क्या घोषणा की एमवीए ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। जीत के बाद एमवीए में उत्साह नजर आ रहा है। नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में एमवीए की आज पहली बैठक हुई। ये बैठक मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में की गई। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी के नेता शामिल हुए। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जिताने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये सरकार मोदी सरकार थी और अब ये एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना ये है कि ये सरकार कितने दिन चलती है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, विधानसभा चुनाव में भी हमें वैसा ही प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए सभी सियासी दल तैयारियों में लग गए हैं, जिसको लेकर के आगे की रणनीति बनाई जा रही है। एमवीए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 31 सीटें जीती हैं, जबकि महायुति को 17 सीटें मिली हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दलों के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने गठबंधन पर मुहर लगा दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में टकराव तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बार गठबंधन सरकार तो बना ली है, लेकिन लगातार आती टकराव की खबरों को देखते हुए संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। सबसे बड़े टकराव की खबरें इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही हैं। एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों पार्टियों के बीच में टकराव इतना बढ़ गया है कि राज्यसभा चुनाव में जब एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार नामांकन करने गई, तो शिवसेना और बीजेपी का कोई नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। संकेत मिल रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में एनसीपी एनडीए का साथ भी छोड़ सकती है। इस बीच टीडीपी के साथ भी बीजेपी के रिश्ते बहुत सही नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। उनके भी खेमा बदलने की खबरें आ रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। जेडीयू भी बीजेपी से नाराज दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में भी गठबंधन में उसके सभी साथी नाराज दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे बीजेपी के सहयोगी पलटी मारने की तैयारी में दिख रहे हैं। साफ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। सहयोगी दलों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। अब तो आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। पहले मोहन भागवत ने तीखा बयान देकर बीजेपी को नसीहत दी, तो उसके बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक बात साफ है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी तेजी से कमजोर होती जा रही है।
जहां एनडीए के सहयोगी दलों में आपसी टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश की विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी इसे लेकर बड़ी घोषणा की है। तो क्या है विपक्ष का पूरा प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर बीजेपी मंथन भी नहीं कर पाई थी कि उपचुनाव सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी गलतियां ढूंढने में लगी है, तो विपक्ष ने राज्य की विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में अपना जलवा बिखेरने के बाद यूपी के 2 लड़कों की हिट जोड़ी ने आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन कायम रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच 6-3 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हो सकता है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट करहल मैनपुरी के साथ ही मीनापुर मुजफ्फरनगर, मिल्कीपुर अयोध्या, कटेहरी अंबेडकर नगर, कुंदर की मुरादाबाद, फूलपुर प्रयागराज, गाजियाबाद, मझवा मिर्जापुर व खैर अलीगढ़ शामिल है। इन 9 सीटों में से 4 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी व कुंदर की सपा की कब्जे वाली हैं, जबकि अन्य 5 बीजेपी व उसके सहयोगियों की सीटें हैं। इन सीट से चुने गए विधायकों की अब लोकसभा में एंट्री हो गई है, जिस कारण से ये सीटें खाली हो गई हैं और आयोग को उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर बीजेपी मंथन भी नहीं कर पाई थी कि उपचुनाव सामने आ गए, जिसे लेकर विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। तो बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं संघ के बयानों ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। संघ और बीजेपी की नाराजगी की खबरों के बीच अब संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात की भी खबर सामने आ रही है। तो क्यों खास है ये मुलाकात, देखिए ये रिपोर्ट। नागपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी सहित पूरे बीजेपी को सख्त संदेश दिया था। भागवत ने कहा था कि अहंकार नहीं पाले, जो कुछ हुआ मैंने किया, इस तरह की बातें नहीं बोले। संकेत मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी के लिए भी माने गए, क्योंकि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी हार यूपी में ही मिली है। यूपी में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान योगी से इसे लेकर जवाब मांग सकता है। योगी को हटाने की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे। 12 जून से 16 जून तक 5 दिन भागवत गोरखपुर में हैं। वो यहाँ संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग शिविर में शामिल होने आए हैं। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भागवत के गोरखपुर पहुंचने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच गए। रात को उनके भागवत से मुलाकात का प्लान भी तैयार हो गया है। भागवत और योगी के बीच यूपी में चुनाव के दौरान पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा होना तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि योगी के साथ मुलाकात में भागवत बीजेपी को कोई सख्त संदेश दे सकते हैं। इस दौरान जेपी नड्डा के संघ को लेकर की गई टिप्पणी पर भी बात हो सकती है। वैसे भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को अगले महीने अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि अब संघ प्रमुख बीजेपी के नए अध्यक्ष के साथ ही चर्चा करेंगे, वो नड्डा के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। एक तरफ योगी भागवत की मुलाकात ने बीजेपी के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर अहम बयान दिया है, जिसके बाद मोदी के मंत्रियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सुरेश गोपी केरल के त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं। केंद्र में उन्हें राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। ये वही सुरेश गोपी हैं जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद इस्तीफा देने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस खबर का खंडन किया था। अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बीजेपी को नागवार गुजर सकता है। दरअसल बीजेपी एक और विपक्ष के तमाम नए पुराने कदावर नेताओं पर बेबुनियाद इल्जाम लगाती रहती है, लेकिन इन सब के बीच अब गोपी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहकर बुलाया है। इसके साथ ही केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता के करुणाकरण और मार्क्सवादी दिग्गज ईके नायनार को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। उन्होंने करुणाकरण को केरल राज्य में कांग्रेस पार्टी का पिता भी कहा है। अब कहा जा रहा है कि सुरेश गोपी का ये बयान बीजेपी को नागवार गुजर सकता है। भले ही गोपी ने कह दिया हो कि उनके इस बयान के राजनीतिक मतलब ना निकाले जाएं, लेकिन उनके ऐसा कह देने भर से इसके राजनीतिक मायने निकलने बंद तो नहीं होने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह
है कि बीजेपी अपने मंत्री के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। इसके साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सुरेश गोपी के और क्या बयान सामने आते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गोपी ने अपने राजनीतिक गुरु करुणाकरण के बेटे के मुरलीधरन को ही हराकर जीत दर्ज की थी। जहां विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी सांसद और मोदी के मंत्री ही कांग्रेस नेता व देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मोदी पर ही सवाल उठ रहे हैं, जो हर गलती पर कांग्रेस के पुराने नेताओं को जिम्मेदार बताते रहे हैं। वैसे सवालों में तो इस समय नीट का मामला सबसे ज्यादा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में धांधली के मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हों, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले को लेकर पटना में शनिवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब ये आक्रोश बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गया है। दरअसल शनिवार को सैकड़ों छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सड़क पर जाम लगा दिया। बता दें कि छात्र नीट परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, इसलिए परीक्षा रद्द की जाए और फिर से ली जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया वो कहीं से भी उचित नहीं था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। पेपर लीक का सबूत आर्थिक अपराध इकाई पटना पुलिस के पास है। इससे ये साबित होता है कि एक दिन पहले ही अभ्यर्थियों के पास प्रश्न पत्र आ गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करा, उन्हें वहां से हटा दिया। बता दें कि इस मामले में बिहार के ईओयू जांच कर रही है। वहीं इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय है। सब सबूत सामने है, लेकिन अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसी सोई है कि लाखों अभ्यर्थियों के सपनों में आग भी लग जाए तो इन्हें परवाह नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में हुए खुलासे को। देश की संपत्ति की खाई को लेकर टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया नाम से पब्लिश हुई एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो ऐसा क्या खुलासा आया है सामने, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है तो गरीब और गरीब। देश में अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई पर मई 2024 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद मोदी सरकार को लेकर विपक्ष के दावे सच होते नजर आ रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया नाम से पब्लिश एक रिपोर्ट में देश के आर्थिक ढांचे की तस्वीर पेश की गई है। इस रिपोर्ट में देश में मौजूद सामाजिक आर्थिक असमानता साफ उजागर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के पास है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास सिर्फ 2.6% हिस्सा है। ये आंकड़े साल 2022 तक के हैं। एनएसएसओ के एक सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 40.94%, एससी वर्ग की आबादी 19.59%, एसटी वर्ग की आबादी 8.63% और अन्य वर्गों की आबादी 30.80 है। जबकि इनके पास संपत्ति अगर देखें तो सवर्णों के पास 88.4%, ओबीसी समुदाय के लोगों के पास 9%, जबकि दलित समुदाय के लोगों के पास महज 2.6% संपत्ति ही है। 2013 की तुलना में समुदायों के बीच संपत्ति का ये फर्क लगातार बढ़ता गया, यानी मोदी सरकार में ओबीसी और दलितों की संपत्ति घटी है तो सवर्णों की बढ़ी है। इन आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि पिछले 10 सालों में देश के पिछड़े समुदाय का विकास नहीं हो पाया है, केवल एक वर्ग के लोगों का विकास नजर आ रहा है, जबकि गरीब पहले से ही बुरी दशा में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर देश की सारी संपत्ति अपने चंद खरबपति दोस्तों को देने का आरोप लगा रहा था। विपक्ष का कहना था कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों का विकास रुक गया है और ये रिपोर्ट काफी हद तक उनके दावों को सच साबित करती। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर
आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।